एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार पर्सनल नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सअप कर रहे थे कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसका कारण मैंने आप लोगों को बता रखा है फ्रेंड्स कि कुछ अभी थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, लेकिन अपनी तरफ से 100% मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए डेली में एक वीडियो ला पाऊँ। और अब ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग पे है, तो अब लगभग आपको डेली ही वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो हमने एस्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसकी आज ये सेकंड क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। उसके अंदर हमने बताया था कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दी है। साथ में ही हमने उसके अंदर जो भी व्यक्तित्व के जो टाइप हो सकते हैं वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्लासेस मैंने आप लोगों की इसीलिए स्टार्ट की थी, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रही थी एस्टेट के। तो आप लोग बोल रहे थे कि जो पर्सनालिटी वाला टॉपिक है और जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है वहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये दोनों टॉपिक करवा देती हूँ, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ को अपनी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई आप लोगों से। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने सिद्धांत लिया है व्यक्तित्व का, वो है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में साइको एनालिटिक्स प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। मैं साथ में आपको इंग्लिश में टर्म भी बताती हुई चलूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में प्रॉपर समझ में नहीं आता है, तो इनको इंग्लिश भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइको एनालिटिक जो प्रिंसिपल है व्यक्तित्व का, वो किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, वीना के थे, और वीना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है कि जो फ्रायड थे उन्होंने किसके टुकड़े के साथ कंपेयर किया था, जो मन है उसका जो कंपेयर है वो किसके टुकड़े के साथ किया था, तो आपको याद रखना है बर्फ़ के टुकड़े के साथ। जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने बर्फ़ के टुकड़े के साथ जो मन है उसका कंपेयर किया था। ओके फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए थे। वो 3 प्रकार के जो मन है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं ये पर्सनैलिटी का टॉपिक है, तो यहाँ पर इसमें मन की बात कहाँ से आ गई। तो पहले हम मन के बारे में पढ़ेंगे, उसी आधार पर आगे जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है फ्रायड ने वो दिया था। ओके, 3 प्रकार के ही उसने पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं और 3 प्रकार के ही मन के टाइप बताए हैं, तो ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो 3 प्रकार के मन की बात जो सिगमंड फ्रायड ने की है, वो 3 प्रकार के मन कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। 3 मन की बात की है। चेतन मन, अर्धचेतन को अवचेतन भी बोला जाता है, और अचेतन। चेतन मन को इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ओके, और अचेतन को अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारे फ्रायड साहब हुए हैं उन्होंने क्या बताया है कि जो चेतन मन होता है वो तो इंसान के अंदर सिर्फ कितना होता है, 10% होता है। बाकी तो जो भी उसका पर्सनैलिटी है, जो भी उसका जो बाकी जो सब चीज़ें हैं वो कहाँ पे निहित होती हैं, अचेतन मन में होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। उसके अंदर दमित इच्छाओं का भंडार होता है। किसके अंदर, अचेतन मन के अंदर। जो अचेतन मन है उसमें दमित इच्छाओं का भंडार होता है, अनकॉन्शियस माइंड कहा गया है। और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर जो अचेतन मन है, जो कि व्यक्ति का कितना है, 90% जो मन है। अगर मन को 100% मान लिया जाता है तो उसका 90% हिस्सा, या हम बोल सकते हैं जो 9वां भाग है वो क्या है, हमारा अचेतन मन है। जबकि जो उसका 1/10वां भाग है वो 9 भाग बोल सकते हैं, 90%। ठीक है, 9 भाग तो क्या हो गए, हमारे अचेतन मन के हो गए, और चेतन मन का 10 में से सिर्फ 1 भाग किसका है, चेतन मन का है। 10% जो हिस्सा है वो हमारा चेतन मन है। ओके, तो बर्फ के टुकड़े के साथ कंपेयर किया है कि भाई इस तरह से एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, ये आधा डूबा हुआ है और आधा क्या है, भार है। तो जो भार वाला है, जो दिखाई दे रहा है, उसको सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन बताया है, कॉन्शियस माइंड बताया है। जो कि हमें दिखाई देता है वो 10% होता है, और जो जिसमें दमित इच्छाओं का भंडार है वो 90% है। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको डिसाइड करने का काम कौन सा करता है, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, जो कि 90% है, उसी का ज़्यादातर हिस्सा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। ओके, और जो इनके बीच की जो लेयर बच गई थी, जहाँ पे ये दोनों इस तरह से, ये जो था ये हमारा क्या बच जाता है, अर्धचेतन और अवचेतन, जो बीच की स्टेट बच जाती है। ओके,
ध्यान आया। अब फ्रेंड्स बात बताती हूँ मैं आपको कि जो चेतन मन होते हैं वो क्या होता है, जो वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो वर्तमान से जुड़ा है, जो सामने दिखाई देती है व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी, जो उसके मतलब मन में जो चल रहा है, तो वो क्या है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है। वो वर्तमान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो कॉन्शियस माइंड में होती हैं। अब आप लोग पूछोगे कि अर्धचेतन या अवचेतन जिसको कहा जा रहा है उसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह का स्टोरेज होता है जो हमें थोड़ा सा ध्यान देने पर क्या आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। जो थोड़ा सा ध्यान देने पर याद आ जाती हैं वो चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, अर्धचेतन में। जैसे कि हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमें कुछ चीज़ याद नहीं आ रही होती है, लेकिन हम थोड़ा सा जोर देते हैं दिमाग के ऊपर तो हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं, रिकॉल होने लगती हैं। तो वे हमारे कौन से मन के अंदर स्टोर होती है, अर्धचेतन मन के अंदर। जो हमारी पढ़ाई है वो हमारे कौन से मन में स्टोर है, अर्धचेतन मन में स्टोर है, कि जिस पे हम थोड़ा सा दबाव देंगे तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो अचेतन मन है, फ्रेंड जो अचेतन मन है उसके अंदर क्या होता है। अचेतन मन क्या है, दमित इच्छाओं का भंडार है। यानी जो भी इच्छाएं हमने अपनी मार ली हैं, ठीक है, वो सब किस में स्टोर हो जाती हैं, अचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। जो भी इंसान की मूल प्रवृत्ति है, जो काम भावना की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो अनैतिक व्यवहार है, वो सब कहाँ होता है, अचेतन मन में होता है। ओके, जो भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, उसकी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उसकी दमित इच्छाएं हैं, काम प्रवृत्ति है, अनैतिक व्यवहार है, ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, अचेतन मन में। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि मैंने आपको मन के 3 प्रकार बताए हैं। मैंने नहीं, किसने बताए हैं, फ्रायड साहब ने बताए हैं। कौन कौन से, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। अचेतन, ठीक है, जो कि कितना होता है, 90% होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड जो पर्सनैलिटी के अंदर ज़्यादातर जो अपना जो हिस्सा है वो किसका होता है, अचेतन मन का होता है। ओके, चेतन मन ओनली 10% होता है जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो 90% जिसके अंदर हमारी दमित इच्छाएँ होती हैं, हमारे काम प्रवृत्ति की भावनाएं होती हैं, अनैतिक व्यवहार जो भी होता है वो सब किस में होता है, अचेतन मन में होता है। और जो चीज़ें हमें जोर देने पर हमारे माइंड में रिकॉल हो जाती हैं, हमें याद आ जाती हैं, वो हमारा अर्धचेतन मन होता है। ठीक है, जो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस तीनों माइंड आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों से आगे चलने की गुजारिश करती हूँ। ओके, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत किसने दिया, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, फ्रॉयड साहब ने दिया है। ओके, देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रॉयड साहब हैं वो क्या बता रहे हैं कि व्यक्तित्व का निर्धारण है वो कौन सा मन करता है। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्तित्व का निर्धारण करने में किस मन की भूमिका होती है, तो किस मन की भूमिका होती है, अर्धचेतन मन की। ओके, और जो अर्धचेतन जो मन है वो हमारा, उसकी अगणित गहराई होती है, यानी उसको माप पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसकी जो गहराई है वो मतलब मापी नहीं जा सकती। ओके, जो भावनाएं हैं, संवेग हैं, मूल प्रवृत्ति है, दमित इच्छाएं हैं, ये सब कहाँ स्टोर है, अचेतन मन में स्टोर हैं। ओके, मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है, जिसे लिबिडो कहा गया है। जो इंसान की जो मूल प्रवृत्ति होती है उनको जो यौन ऊर्जा है वो बल देती है, और उसको क्या कहा गया है, लिबिडो। तो ये शब्द आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछे जाता है कि लिबिडो शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है, तो फ्रेंड्स जो काम प्रवृत्ति होती है, यौन ऊर्जा होती है, उसके लिए लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है, और वो किसने किया है, सिगमंड फ्रॉयड ने किया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो सिगमंड फ्रॉयड हुए हैं उन्होंने 5 तरह की मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है, मुखावस्था, गुदावस्था, शैशव अवस्था, अव्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ओके, तो ये जो 5 अवस्थाएं हैं जो सिगमंड फ्रॉयड हुए हैं वो काम प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ओके, वो क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर ही काम प्रवृत्ति एक्टिव हो जाती है। अब मुखावस्था, यानी जब मुखावस्था किस स्टेज में बताया गया है, जो एनल स्टेज है, आप सॉरी एनल नहीं, इसको ओरल स्टेज बोलेंगे, ठीक है, एनल स्टेज इसको बोलेंगे। ओके, इन्फेंसी स्टेज इस तरह से बोलते हैं इनको। ओके, तो जो मुखावस्था है वो किस टाइम पे बताई गई है, 0 से, यानी जन्म से 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसमें मुखावस्था होती है, यानी वो मुख के द्वारा अपनी काम प्रवृत्ति को शांत करता है। गुदावस्था 1 से 3 वर्ष मलमूत्र के मार्ग से काम प्रवृत्ति को शांत करता है। शैशव अवस्था 3 से 6 वर्ष
उसके अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो सक्रिय होने लगती है। और अव्यक्ता अवस्था 6 से 12 के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। जबकि 13 से 18 वर्ष के बीच में जब बच्चा होता है तो काम प्रवृत्ति है वो जनन अंगों से मतलब उससे शो होने लगती है। ओके, समझ में आया। जो 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है, सिगमंड फ्रायड ने जिनके बारे में बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो उन्होंने जो पर्सनैलिटी है उनको 3 घटकों में डिवाइड किया है। वो 3 कौन कौन से हैं? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, याद रखेंगे, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब देखिए, अब आपको अचेतन मन, चेतन मन और जो हमारा अवचेतन मन है, तीनों मन समझ में आ गए होंगे ना, तो ये चीज भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जो ईड है वो किससे जुड़ा हुआ है? अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ईड जो है वो अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। सुपर ईगो है वो हमारा चेतन मन से जुड़ा हुआ है, और जो ईगो है हमारा अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अचेतन मन में क्या था? दमित इच्छाओं का भंडार। तो ईड प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको इदम भी कहा जाता है, हिंदी में उपहा भी बोलते हैं, लेकिन आप ईड ही याद रख लेना, मोस्टली आपको ईड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या होती है फ्रेंड्स? इस प्रवृत्ति के लोग सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? सुख के बारे में सोचते हैं। भाई उनको सिर्फ सुख की पड़ी हुई होती है, उनको नहीं पता उचित क्या है अनुचित क्या है। वो अपनी किसी भी तरीके से जो उनकी दमित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने की सोचते हैं, गलत सही के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ईड प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ओके, जहाँ पे दमित इच्छाएं होती हैं बहुत ज़्यादा। पाश्विक प्रवृत्ति यानी पशु प्रवृत्ति के होते हैं एक तरीके से वो, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की सोचते हैं, वो अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति के लोग होते हैं? ईड प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कौन सी, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ईड प्रवृत्ति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी वो सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोचते हैं, उनको गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये कैसी अवस्था है? एक असंतुलित अवस्था है, क्योंकि फ्रेंड्स असंतुलित तो अपने आप रहेगी, सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेंगे, दूसरों का क्या हो रहा है क्या नहीं उनको कुछ लेना देना नहीं होता। ईड प्रवृत्ति वाले लोग पशु प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, सिर्फ अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में सोचते हैं। ओके, समझ में आया? किस मन से जुड़ा है? ये अचेतन मन से जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स आती है ईगो प्रवृत्ति। अब जो ईगो प्रवृत्ति है उससे समझने से पहले आप ये समझ लो, सुपर ईगो वाली जो पराय अहम है। तो ईड में तो मैंने क्या बताया कि वो सिर्फ अपने किसके बारे में सोचते हैं? दमित इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, सुख के बारे में सोचते हैं। जबकि जो सुपर ईगो है, जो चेतन मन से जुड़ा है, वो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है, आदर्शों पे चलते हैं। वो अपने भले के बारे में नहीं सोचते हैं, समाज के भले के बारे में सोचते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं, और उनके अंदर मतलब देवताओं वाली प्रवृत्ति होती है। तो ईड तो कौन से हो गए? पशु प्रवृत्ति वाले। और सुपर ईगो वाले कौन से हो गए? जिनके अंदर देवताओं वाली प्रवृत्ति हो। ठीक है, सामाजिक कार्य करें। नैतिकवादी भुजा अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी है? सुपर ईगो है। ओके, इसके अंदर देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब सिर्फ मानवता के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मतलब समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं। वो कौन सी है? सुपर ईगो। तो इसमें क्या था भाई? सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे? अपने बारे में सोच रहे थे। तो ये भी कैसी थी? असंतुलित अवस्था थी। ओके, और यहाँ पे भी सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी असंतुलित है। अब जो ईगो है वो है बीच की, ठीक है, वो है मानवतावादी। ये तो देवता हो गए, ठीक है, सुपर ईगो वाले, और ये क्या हो गए? पशु हो गए। और जो मानवतावादी भुजा से जुड़ा है वो आ जाती है हमारी ईगो वाली, जो कि वास्तविक सिद्धांत है। ओके, ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित था ईड, और सुपर ईगो हमारा आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित था, नैतिकवादी भुजा थी। यहाँ पे उचित अनुचित व्यक्ति को पता होता है भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसी हिसाब से वो अपने कामों को करने की सोचते हैं। एक संतुलित अवस्था होती है इसके अंदर, एक वास्तविक सिद्धांत है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट, मैं बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका सारा पेपर बन करके आ जाए। जितने भी आपके क्वेश्चंस आए, मैं आपको जो जो टॉपिक करवाऊँ वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएं, ऐसी मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाकी देखते हैं जब एग्जाम होगा तब देखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। जो फ्रायड साहब हैं उन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको जिजीविसा और मुर्मुसा या फिर ईरोस और थैनाटोस भी कहा जाता है। ओके, आप सिर्फ यहाँ से ये नाम जो मैं बता रही हूँ ये जरूर ध्यान रखना। ईरोस और थैनाटोस की बात किसने की है? सिगमंड फ्रायड ने की है। ईरोस जीवन मूल प्रवृत्ति और थैनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ओके, जो पॉजिटिव है वो कौन सी है? जीवन मूल प्रवृत्ति, सकारात्मक, और नकारात्मक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ओके,
नेक्स्ट फ्रेंड, शरीर रचना के आधार पर जो भी व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने आपको शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत नहीं करवाए, लेकिन अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जाकर के देखिएगा कि मैंने शरीर रचना के आधार पर जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर आप लोगों को सेल्डन, क्रैस्मर, भारतीय दर्शन, आधुनिक मत के अनुसार, जुंग के अनुसार, मतलब जितनी भी मेन टाइप बनती थी सभी मैंने आपको करवा दी है। तो मैं यहाँ पे उस टॉपिक को स्किप करूँगी, आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इससे जस्ट पहले हुई थी वो वीडियो। फ्रेंड्स, एक जो व्यक्तित्व का जो प्रकार है, मुझे लगा कि ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये रह गया था उसमें, आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप ए तथा टाइप बी क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया। जो पर्सनैलिटी का टाइप ए एंड टाइप बी क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, फ्रीडमैन और रोजरमैन ने दिया है। नाम ध्यान रखेंगे, फ्रीडमैन और रोजरमैन, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है कि भाई दो प्रकार के पर्सनैलिटी होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। दो प्रकार के बंदे होते हैं। टाइप ए वाले जो होते हैं उनके अंदर जो अभिप्रेरणा है वो उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, उनके अंदर मोटिवेशन ज़बरदस्त होता है, पेशेंस की उनके अंदर कमी होती है, उनको ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा उतावले होते हैं, ठीक है। मंद गति से कार्य करने में उनको क्या होती है, कठिनाई होती है, ओके। इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग दानी होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो हृदय रोग हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, हार्ट डिजीज ज़्यादा देखी जाती हैं। ये तो क्या हो गई, टाइप ए हो गई। टाइप ए क्या सोचते हैं कि भाई जो हमारे पास टाइम है ना ये बहुत कम टाइम है। जैसे कि अब हमें पता है कि भाई एग्जाम के 2 महीने हैं, स्टेट के एग्जाम के, तो आप लोग क्या जो टाइप ए वाले हैं मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि अरे राम क्या करें, बस बहुत जल्दी कर लें, उनको बहुत जल्दी मची होती है हर चीज़ की, ठीक है। तो वो हमारे टाइप ए में आएंगे, जबकि जो टाइप बी है वो इनसे अपोजिट होते हैं। उनको तो जब 10 दिन बचेंगे ना तब भी उनको कोई, जबकि फ्रेंड्स जो टाइप बी होते हैं वो टाइप ए से क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जो भी टाइप ए वाले पर्सन होते हैं जिनको टाइम की कमी लगती है, टाइप बी वालों को लगता है कि भाई हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, एग्जाम के 10 दिन बचेंगे तब भी उनको लगेगा कि बहुत टाइम है। उनको कभी भी समय की कमी अनुभव नहीं होती टाइप बी वालों को, ठीक है। वो बिल्कुल धीरे 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 चलते हैं, ना ही वो किसी काम में उतावलापन करते हैं, उनके लिए उनके अंदर मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं होता, ओके। तो टाइप बी क्या हो जाएंगे, टाइप ए से अपोजिट हो जाएंगे, ओके। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आपको कई जगह पे ये चीज़ नहीं भी मिलेगी कि एक जो टाइप सी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो टाइप सी पर्सनैलिटी है वो किसने बताई है, बस सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, किसने बताई है, मोरिस ने बताई है, ओके। टाइप सी है वो मोरिस ने बताई है। और जो टाइप सी वाले जो पर्सन होते हैं वो सहयोगी होते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही पोलाइट होता है, धैर्यवान होते हैं, पेशेंस रखते हैं। लेकिन इनके अंदर जो कैंसर है उस रोग के ज़्यादा होने के आसार होते हैं, जो मोरिस ने बताई है टाइप सी प्रकार के, ओके। अब एक टाइप डी भी बताई गई है, टाइप डी का भी कहीं कहीं पर जिक्र मिल जाता है। जो टाइप डी है वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, डिप्रेशन पाया जाता है, ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए ट्रेट थ्योरी, जो विशेषक उपागम है, जो ट्रेट अप्रोच है वो देखिए, ठीक है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो शील गुण उपागम है, विशेषक उपागम है, वो देखिए। एक विशेषक अपेक्षाकृत एक स्थायी गुण माना जाता है जिस पर एक व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। एक जो विशेषक है वो क्या करता है कि भाई एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करता है, किस आधार पर, कि उसके अंदर कोई भी गुण है, ठीक है। जैसे कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो सत्य अहिंसा का पालन करता है, वो कमज़ोर है, वो शरीर से दुबला पतला है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को जो अलग करते हैं ना, वे गुण कौन से हैं, हमारे विशेषक हैं, जो एक दूसरे को पर्सन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक प्रकार से उनके स्थायी गुण उनको कहा जा सकता है, ओके। तो इसके अंदर जो हमारे कौन बात करते हैं, जो ओलपोर्ट महोदय हुए हैं उन्होंने बात की है। ओलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ओलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं, ओलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी इंग्लिश में देखिए। ओलपोर्ट के अनुसार लोग स्वयं का तथा दूसरों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द व्यक्तित्व को समझने का आधार प्रदान करते हैं। ओलपोर्ट महोदय क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि जो भी हम अपने लिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि भाई मैं कैसी हूँ, मैं दूसरों के बारे में बताती हूँ कि वो लोग कैसे हैं, तो उनको बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए मैं जिन वर्ड्स का प्रयोग कर रही हूँ वो वर्ड्स क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको समझने का एक बेस हो सकते हैं, उसको समझने का एक आधार हो सकते हैं, ओके। समझ में आई ओलपोर्ट महोदय क्या कहते हैं। ओलपोर्ट महोदय ने कुछ विशेषकों की बात की है, कुछ ट्रेट्स की बात की है। कौन कौन से ट्रेट्स बताए हैं देखिए। ओलपोर्ट महोदय ने कहा है कि प्रमुख विशेषक, जिनको मुख्य विशेषक भी बोला जाता है, कार्डिनल ट्रेट्स भी जिनको बोला जाता है, ये ट्रेट्स कौन से होते हैं देखिए। मैंने बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखा है,
सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखती हूँ, बाकी आपको समझा ही रही हूँ मैं। इनके इर्द गिर्द इनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ये उस तरह के ट्रेड्स होते हैं, उस तरह के सील गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं और उनके अंदर ही उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जैसे कि हमारे गांधी जी हुए हैं, ठीक है, तो गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर जो पूरी ज़िंदगी है अपनी वो निकाल दी। हिटलर हुए थे, बड़े तानाशाह थे, ठीक है। अब मान लो लता मंगेशकर जी हैं, तो वो उसमें मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो गुण होता है, ठीक है, मतलब जो मेन उसकी जो ज़िंदगी है उनकी, वो उसी के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये लता मंगेशकर जी हुई हैं, तो इनकी जो आवाज़ है, हम बोल देते हैं ना भाई लता मंगेशकर सा गाना तो कोई नहीं गा सकता, कोयल जैसी आवाज़, तो ये सब क्या है, उनके प्रमुख विशेषक हैं। ये बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं और इसी के नाम से वो लोग जाने जाने लगते हैं। सवर कोकिला के नाम से जाना जाता है ना, सवर कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है, लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। तो वो अपने जो उनका जो ट्रेड्स होता है, जो उनके अंदर जो गुण होता है, उसके अंदर इतने परफेक्ट हो जाते हैं, इतनी मजबूती से वो गुण उनके अंदर होता है कि वो उसी गुण के हिसाब से जाने लगते हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूँ वही वो पर्सन तो गांधीवादी विचारधारा का है, वही उसके साथ तो हिटलर है। अब मतलब ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी रहे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भाई मैंने बोल दे सास तो हिटलर ही होती है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, यानी हिटलर के नाम से आपके दिमाग में क्या आ गया भाई, बड़ा तानाशाही है, ठीक है। गांधी जी के नाम से क्या आ गया भाई, वो तो बेचारा सत्य अहिंसा का पालन करने वाला आदमी होगा, ऐसा ही आया ना दिमाग में, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रमुख विशेषक बोलते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं केंद्रीय विशेषक। मेन तो दो ही होते हैं, प्रमुख और केंद्रीय। सेंट्रल ट्रेट्स की बात करते हैं, प्रमुख विशेषक से कमजोर होते हैं, ये उतने मजबूत नहीं होते जितने कि हमारे कार्डिनल ट्रेट्स थे, ओके। व्यक्तियों की प्रशंसा में, नौकरी की अनुशंसा में, यानी किसी व्यक्ति की हमें प्रशंसा करनी हो, भाई वो ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू है, कर्मशील है, उत्साही है, तो ये सब चीज़ें, यानी एक व्यक्ति के अंदर 10 से 12 गुण ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है कि भाई उसके अंदर ये गुण हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, केंद्रीय विशेषक होते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे गौण विशेषक। तो गौण विशेषक कौन से होते हैं, ये कमज़ोर विशेषताएं होती है, जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं वो कमज़ोर विशेषताएं होती हैं। जैसे कि भाई मुझे मीठा खाना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे मीठा नहीं मिलेगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी कमज़ोर विशेषताएं हैं, भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ओके। अब आपको क्या याद रखना है, इतना याद रख लिया, आपसे क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेगा कि जो सेल के गुणों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, आलपोर्ट ने दिया, ओके। आपको ऑप्शन में आलपोर्ट मिलेगा, आपको उस पर टिक करना है। तो जो आलपोर्ट महोदय हुए थे, उन्होंने ना 4500 प्रकार के कुछ मतलब 17,953 सील गुण बता दिए। कितने सील गुण बता दिए, 17,953 शब्द बता दिए सेल के गुणों को डिफाइन करने के लिए। बाद में उन्होंने 4000 के आसपास बताए, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पहले उन्होंने कितने बताए थे, 17,953, बाद में 4000। अभी हमारे इसी क्रम में कैटल आ जाते हैं। कैटल ने भी विशेषक उपागम दिया है। जो हमारे आलपोर्ट महोदय थे, उन्होंने जो 16-17 हज़ार जो बताए थे, उसके बाद 4000 बताए थे, 17,953 के बाद 4000 के आसपास आए थे। कैटल ने उनको 171 शब्दों में उसको डिफाइन किया, पर्सनालिटी जो फैक्टर्स थे उनको 171 शब्दों में डिफाइन किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने कितने गुण बताए, सिर्फ 16 ही पर्सनालिटी फैक्टर बताए, सिर्फ 16 पर्सनालिटी फैक्टर बताए। किसने बताए, जो हमारे कैटल साहब हुए हैं, उन्होंने कितने पर्सनालिटी फैक्टर दिए, 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए, ओके। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर किन्होंने बताए हैं, तो कैटल साहब ने बताए हैं, ओके। रेमंड कैटल इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किसने किया, कैटल साहब ने किया। एक फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक PDF में से मिस हो गई, जो 16 जो पर्सनालिटी जो फैक्टर्स बताए हैं वो मतलब पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। जैसे कि एक बता दिया उन्होंने क्रोधी, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या बता दिया उन्होंने, शांत, इस तरह से बताए हैं। तो वो जो PDF है वो इसमें अटैच नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको, और ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, तो जो नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी ना उसमें आपको मैं पहले वो सारे 16 के 16 आपको बता दूंगी। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई इनमें से कौन सा जो पर्सनैलिटी फैक्टर है वो कैटल साहब ने नहीं दिया था, ओके। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जितना आपको करवा रही हूँ पर्याप्त रहेगा। इतना तो आप लोग कसम मानिए कि इतना तो मैंने भी अपने टाइम पे नहीं पढ़ा था, ओके।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आईजैंक का विशेषक सिद्धांत। जो आईजैंक हुए हैं उन्होंने भी विशेषक सिद्धांत दिया है। इसके अंदर आपको क्या पॉइंट याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो आईजैंक का विशेषक सिद्धांत था उसका जो बेस था वो क्या था, जो उसका आधार था वो क्या था, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी, जैविक एवं आनुवांशिक उसका आधार था। आईजैंक के विशेषक सिद्धांत का जैविक एवं आनुवांशिक आधार था, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी उसका आधार था। ओके, उन्होंने इस आधार पर मेनली 2 लेकिन कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन सी बताई हैं, तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, यानी अपोजिट। तंत्रिका तापिता का अपोजिट क्या हो जाएगा, सामवेगिक स्थिरता। तो नाम से ही क्लियर है, सामवेगिक स्थिरता, तापिता यानी तप रहा है तो वो कैसा होगा, क्रोधी होगा, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, उसके अंदर चिंता घुसी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी रहेगी, ठीक है। जबकि जिसके अंदर सामवेगिक स्थिरता पाई जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा, शांत रहेगा, स्वयं पर नियंत्रण रख पाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आईजैंक ने क्या बताया, बहिर्मुखिता एंड अंतर्मुखिता। बहिर्मुखिता क्या होते हैं भाई, जो आराम से दूसरों के साथ मेलजोल कर लेते हैं, सक्रिय होते हैं। ओके, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो लगभग शांत रहते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट बताया है मनस्तापिता और सामाजिकता। जो मनस्तापिता के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, समाज विरोधी होंगे, आक्रामक होंगे। और जो सामाजिकता है वो समाज प्रेमी होंगे, समाज में घुल मिलकर चलने वाले होंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे अल्फ्रेड एडलर साहब हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी एग्जाम में। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोग देखते हैं तो मेरा भी मन करता है। आप लोग यकीन मानिए कि मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम है ना चुराया है एक तरीके से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो अल्फ्रेड एडलर साहब हुए हैं उन्होंने दिया है जीवन शैली एवं सामाजिक अभिरुचि उपागम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जीवन शैली एवं सामाजिक अभिरुचि उपागम है वो किन्होंने दिया है, तो वो अल्फ्रेड एडलर ने दिया है। इतना ही याद रख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य उन्मुख होता है। जो हमारे एडलर साहब हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है वो किसी लक्ष्य के प्रति होता है, भाई उसको कोई उद्देश्य निर्धारित होता है कि भाई हाँ उसको प्राप्त करना है। ओके, और उसी के लिए उसका व्यवहार होता है। तो ऐसी बात कौन करते हैं, एडलर साहब करते हैं। और जो लक्ष्य हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी अपर्याप्तता की भावना पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, वही क्या करते हैं, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही काम करता है। और जो लक्ष्य हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ओके, कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अब एक यहाँ से एक टर्म ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश में तो मैं इसको नहीं देख पाई कि क्या होगी, हीनता मनोग्रंथि। आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि हीनता जो मनोग्रंथि जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया है, एडलर साहब ने किया है। किसने किया है, एडलर साहब ने किया है। एडलर साहब ने क्या बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्तता और अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है। भाई सभी के पास सब कुछ नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, अपर्याप्तता होती है, अभाव होता है चीज़ों का, और उस सभी अपने आप में परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, अपराध की भावनाएं भी होती हैं। तो ये जो इस टर्म को क्या नाम दिया है, जो एडलर महोदय हैं उन्होंने इस टर्म को हीनता मनोग्रंथि का नाम दिया है। ओके, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अपर्याप्तताएं होती हैं, अपराध की भावनाएं होती हैं, उनको हीनता मनोग्रंथि का नाम दिया है एडलर महोदय ने। एक आपको याद रखना है कि जो मानवतावादी उपागम है व्यक्तित्व में, उसके बारे में किसने बात की है, तो कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने किसके बारे में बात की है, मानवतावादी उपागम के बारे में। जो अब्राहम मैस्लो हुए हैं उन्होंने हमारा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी दिया है। उन्होंने क्या बताया है कि भाई पहले दैहिक आवश्यकताएं, पहले अपने शरीर की आवश्यकता करेंगे, फिर हमारे शरीर की हम क्या करेंगे, सुरक्षा आवश्यकता, उसके बाद हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, प्रेम चाहिए, आप लोगों से प्यार चाहिए, फिर क्या चाहिए, थोड़ी सी रेस्पेक्ट चाहिए। और इन सब से होते हुए वो व्यक्ति है वो क्या प्राप्त कर लेता है, आत्म सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो जो 3 तरह की जो आवश्यकताएं बताई हैं, प्राइमरी नीड, द्वितीयक नीड, सेकेंडरी नीड, और जो उसकी मतलब हाईएस्ट जो उसकी नीड होंगी, उच्चतर जो उसकी आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, तो प्राथमिक के अंदर दैहिक और सुरक्षा को रखा जाता है, स्नेह को द्वितीयक और सम्मान को भी द्वितीयक, और जो आत्म सिद्धि है वो कौन सी स्टेज होती है, हमारी
उस तरह आवश्यकता होती है। इस वाले प्रिंसिपल को मैंने पहले आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर करवाया था, उसमें भी मैं करवा चुकी हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर करवाए थे। ओके, नेक्स्ट कहीं कहीं पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो मांग दबाव का सिद्धांत है वो किसने दिया है? हेनरी मुर्रे ने दिया है। ध्यान रखेंगे, मांग दबाव का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया है। 40 प्रकार की आवश्यकताएं काम करती हैं, यानी जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, ऐसा किन्होंने कहा है? हेनरी मुर्रे साहब ने कहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थी कि जितने भी प्रिंसिपल मुझे लगे मेन इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, व्यक्तित्व से रिलेटेड, और आप लोगों को अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसी में से देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, कल ही मिलने की कोशिश करते हैं। कल आपसे दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगी। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ मुझे आप लोगों को करवानी है, तो कल मैं आपको इसी टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा।